गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। पिछली कई क्लासेज में हमने ओम्स लॉ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते थे कि मान लीजिए आपका कोई सर्किट है, उसमें कोई बैटरी कनेक्ट है और उस सर्किट में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो आपका जो करंट फ्लो करता था सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, यानी आपका फार्मूला निकल के आ जाता था V=IR। इस फार्मूले की मदद से हम सर्किट में करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस आसानी से पता कर लेते थे। ठीक है, अब मान लीजिए सिचुएशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब उस सर्किट में कई सारे सेल कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, एक कनेक्ट नहीं, ओम्स लॉ की तरह एक कनेक्ट नहीं, बहुत सारे कनेक्ट हो गए और बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएं, तब आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तब आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए ही किरचॉफ्स के दोनों लॉ पढ़े जाते हैं। इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने दोनों लॉ भी दिए हैं, उनको हम जानते हैं किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ के नाम से। ठीक है, किरचॉफ्स के दोनों लॉ बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को ही सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ की। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन लॉ भी। ठीक है, किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ को बोलते हैं जंक्शन लॉ। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आपका घरों में जब पानी के पाइप का कनेक्शन करते हैं, तो मान लीजिए कोई जंक्शन बन रहा है पानी के पाइप के कनेक्शन में। जैसे मान लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है, ये फर्स्ट पाइप है, यहाँ से पानी आ रहा है और ये दोनों पाइप में डिवाइड होके जा रहा है। ये मान लीजिए सेकेंड पाइप है, ये आपका थर्ड पाइप है। तो जो सेकेंड और थर्ड पाइप में जो पानी जाएगा वो फर्स्ट पाइप से जितना पानी आ रहा है उतना ही तो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा पानी तो नहीं जाएगा ना। यानी कि फर्स्ट पाइप से जो वाटर आया वही वाटर सेकेंड और थर्ड में गया, यानी कि इन दोनों पाइप में जो पानी जा रहा है उसका सम यानी सेकेंड पाइप प्लस थर्ड पाइप का सम इक्वल टू फर्स्ट पाइप ही है। फर्स्ट पाइप में जितना पानी आ रहा है उसका सम के बराबर है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यही केस करंट के केस में भी वैलिड होता है। करंट के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक सर्किट है, उसमें कहीं ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये जंक्शन है, करंट आपका मान लीजिए इस जंक्शन की तरफ आ रहा है I1, ये भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है I2, ये भी मान लेते हैं जंक्शन की तरफ आ रहा है I3, ये भी मान लेते हैं जंक्शन की तरफ आ रहा है I4, और ये करंट आपका जंक्शन से दूर जा रहा है I5, ये भी जंक्शन से दूर जा रहा है I6। ठीक है, तो किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितना करंट जंक्शन की तरफ जाएगा, जितना करंट जंक्शन की तरफ कितना जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इतना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, इक्वल होगा जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, यानी I5 प्लस I6। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको। जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, जैसे जितना पानी जंक्शन की तरफ आ रहा था, वैसे जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, जितना करंट मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यही तो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, इक्वल है I5 प्लस I6, यानी कि जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा है, जैसे उतना ही पानी दूर जा रहा था, जितना पानी जंक्शन की तरफ आ रहा था उतना ही पानी जंक्शन से दूर जा रहा था। ठीक है, वही सिचुएशन बन रही है, जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। इसे बोलते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स का लॉ ऑफ जंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ की। किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ बहुत यूजफुल है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किरचॉफ्स के सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लूप लॉ भी। ठीक है, लूप लॉ यानी कि ये लॉ आपका लूप में लगता है। लूप यानी कि पूरा सर्किट आपका क्लोज्ड होगा तभी ये लॉ लगेगा। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सर्किट है उस सर्किट में कंपोनेंट होते हैं, जैसे बैटरी होगी, रेजिस्टेंस होगा या फिर और भी कोई कंपोनेंट हो सकता है। फिलहाल हम बैटरी और रेजिस्टेंस को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दो कंपोनेंट है, इनके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हर एक कंपोनेंट के अलोंग पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो
जो पूरे लूप में पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक कंपोनेंट के अलावा उनका सम जीरो होता है। ठीक है, दोबारा समझिए। जैसे मान लीजिए किसी बैटरी के अलावा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस के अलावा कोई दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर बैटरी लगी है उसके अलावा कोई दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर रेजिस्टेंस लगा है उसके अलावा कोई तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि पूरे लूप में हर एक कंपोनेंट के अलावा जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उनका एल्जेब्रिक सम इक्वल टू जीरो होता है। ये किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस है कोई, और ये लगी है हमारी बैटरी, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ भी हम कोई बैटरी लगा देते हैं। बैटरी की पोलैरिटी मान लीजिए हम ऐसी ये ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, मानते हैं कि ये करंट हमारा I1 जा रहा है, ये करंट यहाँ से I2 जा रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, ये रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं, ठीक है। ये करंट यहाँ से जा रहा है I3 और ये EMF का सोर्स मान लेते हैं इसको E1, और ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं R3, ये रम मान लेते हैं R4, ये EMF का सोर्स मान लेते हैं E2, और यहाँ करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये करंट मान लेते हैं हम I4, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाना है। अब किरचॉफ्स का लूप लॉ कैसे लगाएंगे, ये पॉइंट की नेम दे देते हैं, A B C, ये मान लेते हैं D है, ये E है, ये F है, ये फिर A है। अब हमें हर एक कंपोनेंट के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, ठीक है। अब जैसे ये देखें VA और -BB, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इक्वल टू होगा I1 R1, यही होगा। अब BB -BC के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो कैसे देखेंगे, BB -BC के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस होगा I2 R2, ठीक है। अब देखिए ये BC -BD के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, BC -BD के अलावा, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे है, तो हम BC -BD कर रहे हैं तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है। अब वैसे ही BD -BE के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये आपका है I3R3, ठीक है। अब BE -BF के अलावा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, BE -BF, इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका। अब ये भी करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है रेजिस्टेंस, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव में आएगा, I4 R4, ये निगेटिव में आएगा, ठीक है। अब आपका BF -BA कितना हो जाएगा, BF -BA आपका ये हो जाएगा E2, ठीक है। ये आपका हर एक कंपोनेंट के अलावा पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इनका एल्जेब्रिक सम कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब इनका जब आप सम करेंगे तो I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस E1 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 प्लस E2 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये आपका बेसिक फंडा है, हर एक कंपोनेंट के अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका एल्जेब्रिक सम जीरो आ रहा है, ठीक है। अब इसको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका ये लूप है, अब हमने यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू किया सॉल्व करना है इसे, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत बेसिक फंडा बता रहा हूँ, बहुत एक बार ध्यान में रख लेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब आप करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे अपने दिमाग में एज्यूम कर लीजिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी निगेटिव है ही, ये पॉजिटिव है। करंट के फ्लो में डायरेक्शन जा रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये टर्मिनल तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, ये टर्मिनल ऑलरेडी निगेटिव है ही,
यानी कि आप दोबारा समझिए, जैसे आप करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के फ्लो के डायरेक्शन हमें लूप तो घुमाना है, ए बी सी डी ई एफ ए तक ऐसे लूप तो ले जाना है हमें। अब करंट के फ्लो के डायरेक्शन जो हमने शुरू किया, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को हम पॉजिटिव से शुरू करते हैं और जो रेजिस्टेंस का एंड लेते हैं वो निगेटिव पे ले रहे हैं। एज्यूम करिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ये I2 में जो R2 का है प्लस लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और R2 का एंड पॉइंट हम निगेटिव में ले रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हमें पोटेंशियल में इसमें बैटरी में देखना, बैटरी में क्या है, बैटरी में तो अपना निगेटिव टर्मिनल जो होगा उसे निगेटिव लेंगे ही, निगेटिव ये पॉजिटिव। वैसे ही करंट के फ्लो के डायरेक्शन में ये रेजिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर निगेटिव ले रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं। और बैटरी में जो प्लस होगा टर्मिनल उसे पॉजिटिव लेंगे ही और जो निगेटिव टर्मिनल होगा उसे निगेटिव लेंगे ही, ठीक है। अब ये आपका लूप बन गया। अब इसे क्या करेंगे, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अराउंड देखना है, R1 के अराउंड I1 R1 पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही ये I2 R2, क्योंकि ये पॉजिटिव ये निगेटिव जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये I2 R2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये निगेटिव था, यहाँ पर निगेटिव से इंटर कर रहा था ना करंट, तो ये -E1 लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्लस करंट प्लस से इंटर कर रहा था तो I3 R3 लेंगे प्लस का, ठीक है। अब ये करंट आपका माइनस से इंटर कर रहा, माइनस लूप जा रहा है ना, माइनस से शुरुआत हो रही है आपकी, तो ये -I4 R4 लेंगे, ठीक है। अब वैसे ही अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस का टर्मिनल मिलेगा आपको, तो प्लस E2 ले लेंगे, यानी कि एल्जेब्रिक सम इसका टोटल सम आपको 0 इसके इक्वल कर देना है। ऐसे करके आप अच्छे से अच्छा कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ही है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। और एक चीज़ और आपको बताते चलें कि ये एक्चुअली जो हमारा किरचॉफ्स का जो सेकेंड लॉ है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है किसी क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड पाथ में, वो 0 होता है, ठीक है। इस प्रिंसिपल पर हमारा सेकेंड लॉ वर्क कर रहा है, यानी कि क्लोज्ड पाथ में किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होता है, ठीक है। यही प्रिंसिपल यूज हो रहा है किरचॉफ्स के सेकेंड। एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए, ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है, ये R3 रजिस्टर है। हमें इन तीनों रजिस्टर के अराउंड करंट पता करना है, कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। अब इसे हम यूज करेंगे किरचॉफ्स के लॉ से। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है। जंक्शन जब बन रहा है तो I1 I2 आ रहा है और I3 जा रहा है, तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग I1 + I2 इक्वल टू I3 हो गया, ठीक है। I3 कितना हो गया, I1 + I2 के बराबर, ठीक है। ये तो I3 की वैल्यू हो गई I1 और I2 के सम के बराबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ के, यानी कि लूप लॉ लगाएंगे। अब हम मान लीजिए ऐसा लूप लॉ लगा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम शुरू कर रहे हैं B से, शुरू कर रहे हैं BAFE, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब B से E की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो E निगेटिव पड़ रहा है, ये निगेटिव पड़ रहा है, ये पॉजिटिव पड़ रहा है, ठीक है। और हमने बताया था उस अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। अब ये करंट की डायरेक्शन में, ये तो ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें शुरू करना है, E1 आ गया निगेटिव, पहला ही E1 आ गया निगेटिव, ठीक है। और फिर R1 और इसके साथ करंट कितना है, करंट है I1 प्लस ये R3 आएगा, R3 के साथ करंट कितना है, I1 + I2 इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले जाएं चाहें तो हम, और I1 को इसके साथ ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, R1 + R3 I1, इसे हम सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, और R3 I2 इक्वल टू E1, ठीक है। ये आ जाएगा, ये इक्वेशन हम मान ले रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। अब हमें इसमें भी लगाना है किरचॉफ्स का लूप लॉ, इस वाले लूप में भी, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए BCDE, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, B से गए तो E2 पड़ा, E2 पे माइनस पोटेंशियल है तो -E2, फिर R2 पड़ा, R2 पे प्लस का है, R2 करंट है इसका I2,
फिर हम आए, फिर R3 पे आए, R3 पर भी प्लस का पड़ा, R3 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, I2 को कॉमन लेंगे तो I2 R2 प्लस R3 प्लस R3 I1 इक्वल टू E2 आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई आपकी सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, अब जैसे मान लीजिए I2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर R2 R प्लस R3 से इसमें मल्टीप्लाई करें और इसमें R3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में R2 प्लस R3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, R2 प्लस R3 और R3 इंटू I2 प्लस R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3 और I1 इक्वल टू E1 R2 प्लस R3। यही तो आएगा, बड़ी लंबी चौड़ी इक्वेशन है। अब सेकेंड वाली इक्वेशन में भी अब R3 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में तो क्या आ जाएगा, R2 प्लस R3 इंटू इसमें कर रहे हैं ना R3 इंटू I2 प्लस R3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, R3 इंटू R3 प्लस I1 इक्वल टू R3 E2। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, I1 को कॉमन ले लेते हैं, I1 को कॉमन ले लिया, R1 प्लस R3 और R2 प्लस R3 ये लिखे, माइनस R3 का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर E1 है, E1 R2 प्लस R3 माइनस E2 R3, ये हो गया ना। अब क्या करें, I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल है, यहाँ पर नीचे ले जाते हैं, E1 R2 प्लस R3 माइनस E2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3 R2 प्लस R3 माइनस R3 का स्क्वायर। ये आपकी आ गई I1 की वैल्यू। ऐसे ही आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी I1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे तो I2 की वैल्यू निकल आएगी। जब I2 की वैल्यू निकल आई तो I3 की वैल्यू निकालने के लिए I1 प्लस I2 को जोड़ देंगे तो I3 की भी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप हर एक रेजिस्टेंस के अलॉन्ग कितना करंट पास कर रहा है वो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।